आपके साथ और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ईडी और केजरीवाल के बीच का मामला है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। आप नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को राहत मिली, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिलेगी। जो फैसला हाईकोर्ट का आया है, कोर्ट है, कोर्ट के इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं है और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखेंगे। और वे पलटे जाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट पे बहुत भरोसा है कि जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को रिलीफ दिया, लाख हाई कोर्ट के फैसले के बाद संजय सिंह जी को रिलीफ दिया, हमें पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगा। आज जो फैसला हाई कोर्ट का आया है, कोर्ट है, कोर्ट के इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाले ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने पर कहा, जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उससे स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में भ्रष्ट हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि पर्याप्त सबूत है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ये कहते थे कि चवन्नी नहीं मिली, उन्होंने कहा है कि मनी ट्रेल भी है और गोवा चुनाव में खर्च भी हुआ है। आज सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल के पास कोई नैतिक अधिकार बचता है कि वे मुख्यमंत्री बने रहें और सरकार तिहाड़ जेल से चलाएं। जो हाईकोर्ट का फैसला आया है केजरीवाल जी पर, आज ये स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में भ्रष्ट है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी लगातार विक्टिमहुड कार्ड खेल रही थी, आज हाईकोर्ट ने इस कार्ड को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पर्याप्त सबूत है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, किकबैक्स लिए हैं, पॉलिसी को चेंज किया है। ये कहते चवन्नी नहीं मिली, उन्होंने कहा मनी ट्रेल भी है और गोवा चुनाव में खर्च हुआ है। ये कहते थे कि अप्रूवर पे सवाल निशान खड़े करते हैं। आज हाईकोर्ट ने कहा है कि अप्रूवल पर सवाल निशान खड़े करना मतलब न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े करना। और जो ये लोग पिछले कई दिनों से कभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, कभी किसी और चीज को लेकर ये ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, आज कोर्ट ने कहा है कि इन सवालों का, इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता। आज सवाल सिर्फ इतना बनता है कि क्या कोई नैतिक अधिकार बचता है अरविंद केजरीवाल जी के पास कि वो मुख्यमंत्री बने रहे और सरकार तिहाड़ से चलाए। आज हाईकोर्ट ने न केवल शराब घोटाले के सरगना का पर्दाफाश किया है, परंतु जो सियासी धर्मांतरण हमने देखा है, जो हुआ है रामलीला मैदान में, उसका भी पर्दाफाश किया है। झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना की उंगली पकड़ने वाले आज लालू की उंगली पकड़ते हैं। जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन बोलते थे, वो जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन करते हैं। जो भ्रष्टाचार हटाओ के नाम पर आए थे, वो भ्रष्टाचार बचाओ करते हैं। और जो आरोप लगने पर इस्तीफे की मांग करते थे, आज वो निर्लज होकर सरकार तिहाड़ से चलाना चाहते हैं। तो कितना बदल गया इंसान, इसका भी आज एक। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के वकील सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने में लगे हुए हैं और कोर्ट लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। न्याय की एक प्रक्रिया होती है और न्यायिक प्रक्रिया में कई तरह की देरी होती है। पीएमएलए एक्ट में कई जटिलता है, जिसमें जमानत मिलने के प्रावधान कठिन है। उस काम में हमारे जो केजरीवाल साहब के वकील हैं वो लगे हुए हैं और लगातार न्यायालय इस बात को देख रहा है। वकील सारे कागजात के इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जल्द ही
अरविंद केजरीवाल जी को न्याय मिलेगा। क्योंकि देखिए, न्याय की प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में कई बार विलंब होता है। पीएमएलए एक्ट में बहुत सारी जटिलताएं हैं, जिसमें जमानत मिलने के प्रावधान कठिन है, मुश्किल है, और उसके साथ जब आप साक्ष्य ही पूरे नहीं रखेंगे तो कोर्ट के सामने पूरी बात आ नहीं रही है। 20,000 पन्ने अनरिलाइड डॉक्यूमेंट में रखे गए हैं। मैं सभी पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं, ईडी ने 20,000 पन्ने अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में रखे हैं, यानी कि 20,000 कागजात छिपाए गए हैं, यानी कि 20,000 कागजात ईडी कह रही है इस पे हमें भरोसा नहीं है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से दो पक्षों में खूनी संघर्ष की खबर सामने आई है। सीहोर जिले के लाड़कुई चौकी क्षेत्र के रफीगंज गांव में सरकारी भूमि पर कब्जे और रास्ते को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते लाठी और डंडे और पत्थर चलने लगे। इस घटना में 7 लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और यहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल सीहोर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रास्ते के मामले सर, रास्ते के मामले से ये हुआ विवाद। किस बीच में हुआ ये? देवेंद्र, रामधार, गोलू और ये विनोद को पहले उसने पत्थर मार दिया। जो जमीन थी, जमीन से समझिस रास्ता होगा था, रास्ता निकाल भी दिया। रास्ता निकालने के बाद में उसने विनोद को पत्थर मार दिया। विनोद बेहोश होकर वहाँ पर दिखा गया। पत्थर किसने मारा? रफीगंज का विवाद जो है आपसी मारपीट का मामला है। ज़्यादा तो खैर जांच पुलिस ही बता पाएगी कि मामला क्या है, लेकिन घायल अवस्था में 3:38 पे घायल उपचार के लिए आए थे और कुछ घायल जो है 4 बजे के लगभग। कितने लोगों को चोट आई है? इसमें कुल मिला के 7 लोगों को चोट आई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे लोकसभा चुनाव 2024 का घोषणा पत्र जारी करने के लिए कांग्रेस कार्यालय रायबरेली पहुंचे। यह उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा दिए गए उस बयान की भी निंदा की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी वायनाड में चुनाव जीतने के लिए आतंकवादी संगठन पीएफआई की मदद ले रहे हैं। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर 10 साल की मोदी सरकार में आतंकवादी संगठन काम कर रहा है तो यह सरकार की बहुत बड़ी असफलता है। साथ ही कहा कि सीबीआई, ईडी और एनआईए भी भाजपा सरकार के संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि यह जंग का समय है, कमजोर लोग राहुल गांधी का साथ छोड़कर भाग रहे हैं। पीएफआई का अर्थ होता है पेट्रोलियम और फूड इन्फ्लेशन। स्मृति जी बताइए कि क्यों महंगाई की आग में देश को झोंक दिया आपने? मेरा जवाब सुन लीजिए। पीएफआई पेट्रोलियम फूड इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई की आग में झोंकने वाली सरकार देश के लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। मेरा गंभीर आरोप देश के गृह मंत्री पर है। अगर पीएफआई आतंकी संगठन अब भी सक्रिय है तो स्मृति ईरानी जी का आरोप देश के गृह मंत्री जी पर है। मैं पूछना चाहता हूं देश के गृह मंत्री से, अगर पीएफआई को आतंकी संगठन प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट में प्रतिबंधित किया है तो उसके राजनीतिक संगठन एसडीपीआई को सक्रिय क्यों छोड़ा आपने? बीजेपी ने रोहिणी आचार्य पर निशाना साधा है। बीजेपी मीडिया सेंटर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुहेली मेहता ने लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य पर निशाना साधते हुए कहा कि रोहिणी आचार्य क्रेज बटोरने की कोशिश कर रही हैं। उनके भाई ना नौकरी करते हैं ना बिजनेस, लेकिन 350 करोड़ के मालिक है। सुहेली मेहता ने कहा कि हमारा देश भले ही पुरुष प्रधान देश है, लेकिन बेटियां सेवा करने के बाद ये नहीं कहती कि हमने माँ बाप की सेवा की। रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दी और जान बचाई और अब घर घर जाकर ये कह रहे हैं कि मैंने पिता को किडनी दी है, आप मुझे वोट दें। ये राजनीतिक हथकंडा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रोहिणी ने राजनीतिक हथकंडे को अपनाया है, अब तो ये जांच का विषय हो गया है। उन्होंने किडनी दी भी है या नहीं, ये जांच का विषय है। मंच पर बैठे हुए प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय कृष्णन कुलकर जी, प्रदेश के मीडिया सह प्रभारी एवं पैनलिस्ट पीएचडी, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम सब आप सभी को आमंत्रित किए हैं कि सारण लोकसभा क्षेत्र के घोषित प्रत्याशी रोहिणी आचार्य जी को अपने क्रेज का घमंड हो गया है।
बीते दिन जिस तरीके से नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल ने निकम्मा मुख्यमंत्री बताया था, अब उसे लेकर नीतीश के करीबी मंत्री श्रवण कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, राजनीति में ऐसी भाषा शैली ठीक नहीं। बिहार की जनता को पता है नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के नेता के लिए अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और खास करके बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार को दिया है, और बिहार 2005 से पहले कहाँ था और बिहार कहाँ है, ये पूरा बिहार ही नहीं जानता है, पूरा देश ही नहीं जानता है, पूरी दुनिया जानता है। मध्य प्रदेश के ढिंडोरी कोतवाली पुलिस ने किसलपुरी गांव के पास मुखबिर की सूचना पर लगभग 70 लीटर अवैध शराब पकड़ी है, जिसकी कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल हो गया है। शराब के साथ एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है। रात्रि में मुखबिर से सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में अवैध शराब किसलपुरी तरफ आ रही है, जिसे बांटने या बेचने की फिराक में है। तब तत्काल थाना स्तर पर एक टीम गठित कर किसलपुरी क्षेत्र के लिए रवाना किया गया था। तब टीम के द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ कार्टून खेत के किनारे रखे हुए हैं और वहां पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल के साथ खड़ा हुआ है। जैसे ही टीम ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू नववर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। घनसोर नगर में रेवांचल बाल समिति कल्याण के द्वारा सैकड़ों बच्चों और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में मां काली की झांकी के साथ साथ नूतन वर्ष की शुभकामनाएं और पारंपरिक नृत्य के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे आदि सनातन से जो नवरात्रि पड़ती है क्षेत्र की प्रतिपदा जिसको हम कहते हैं, इस दिवस को नव वर्ष के रूप में सनातन काल से हमारे ऋषि मनीषी मनाते आ रहे हैं। उसी परंपरा का निर्वहन हमारे सनातन से जुड़े इस नगर में पिछले कई वर्षों से हम इस कार्यक्रम को शोभा यात्रा के माध्यम से संचालित करते हैं। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी रेवांचल बाल कल्याण समिति द्वारा संचालित के माध्यम से सारे नगर के प्रमुख मार्गों से एक भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकलती है। एमपी की राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक मन्नू चोपड़ा नाम के व्यक्ति ने फर्जी तरीके से एक जमीन बेच दी। मन्नू ने जमीन बेचने का विज्ञापन अखबार में दिया और प्लॉट की कीमत लाखों रुपए दर्शाई गई। पुलिस के मुताबिक मन्नू चोपड़ा नाम ने कुलभूषण चोपड़ा नाम के व्यक्ति की जमीन, जो कि धोखे से विज्ञापन देकर लाखों रुपए में बेच दी। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपी मन्नू चोपड़ा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना अशोका गार्डन में कुलभूषण आवेदक जो है, उन्होंने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि उनके प्लॉट को किसी मन्नू चोपड़ा नाम के व्यक्ति द्वारा दैनिक समाचार पत्र में ये विज्ञापन देकर कि प्लॉट बेचना है। उनके अविवाहित चाचा को अपना पिताजी बताकर बेचने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर जांच की गई। जांच में ये तथ्य सामने आया कि मन्नू चोपड़ा जो अनावेदक है, वो कुलभूषण चोपड़ा के चाचा जी जो अविवाहित हैं, उनके नाम का उनको अपने पिताजी बताकर प्लॉट बेचने का प्रयास कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। बिहार के नवादा जिले में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल रविवार को नवादा जिले में पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान मंच से जनता को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए के पक्ष में 400 से ज्यादा एमपी होने की बात कह दी। सीएम के इस बयान पर प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप कल की बात मत कीजिए। कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग सीएम इस तरह की भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग मंच पर करे, ऐसा आज तक कोई उदाहरण नहीं दिखता। ऐसे बयान दिखाते हैं कि नीतीश कुमार की मनोस्थिति क्या है और मनोदशा क्या है। नीतीश कुमार को या तो समझ नहीं है या वो डिल्यूजनल हो गए हैं। बिहार की जनता हंस रही है। 6 महीना जितना दिन खींच कर चल ले, इसके आगे अब चलने वाले नहीं है। पूरे बिहार की जनता रोज देख रही है, सिर्फ एक बयान का मतलब नहीं है।
उनकी असंवेदनशीलता, उनकी राजनीतिक हाराकिरी, कभी उलट के दाएं कभी उलट के बाएं। आप उनका वक्तव्य, उनका भाषण देखिए। जब राष्ट्रपति आई थी, महामहिम के सामने खड़े होकर पोडियम से जब भाषण दे रहे हैं तो कभी कुर्ता उठा रहे हैं, कभी गाल खजुला रहे हैं, कभी बाल बना रहे हैं। मतलब उनको लगता ही नहीं है कि सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर बात करने का जो बेसिक तौर तरीका है वो भी नहीं है। उन्होंने जो फर्टिलिटी पे जो बात कही है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर करे, ये आज तक कोई इसका उदाहरण नहीं है। ये दिखाता है कि इस आदमी की क्या मनोस्थिति है, क्या दशा है। या तो उनको समझ नहीं है या डिल्यूजनल हो गए हैं। मैं अंग्रेजी में रोज कहता हूं डिल्यूजनल हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं। बुलंदशहर में चालक परिचालक की हत्या कर ट्रक लूटने के वाले 7 डकैतों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर एडीजी की कोर्ट में साल 2011 में मसाले से भरे ट्रक को लूटकर दोहरे हत्याकांड अंजाम देने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें, लुटेरे यात्री बनकर ट्रक पर सवार हुए थे और उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं इस घटना के बाद चालक और परिचालक का शव बुलंदशहर से बरामद हुआ था। एडीजी 3 बुलंदशहर द्वारा 2011 के एक प्रकरण में कुल 10 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई, जिसमें 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 3 अभियुक्तों। फिलहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें आर्या न्यूज।